और दोस्तों सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई के साथ। दोस्तों कल तक हमने प्रीवियस ईयर पेपर 2020-2021 वाला सॉल्व किया था। आज से हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। सबसे सिलेबस में हम देखेंगे सबसे पहला जो टॉपिक है वह है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, राधाकृष्णन कमीशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है राधाकृष्णन कमीशन। ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे हम। सबसे पहला आज हम राधाकृष्णन कमीशन के बारे में, राधाकृष्णन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं क्लास को शुरू करता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास हम शुरू करते हैं ज़्यादा ना बोलते हुए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि 1948 और 1949 में हुआ था, ठीक है। इसको राधाकृष्णन आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो चेयरपर्सन थे वह हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, ठीक है, और दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अध्यक्ष अध्यक्ष थे, ठीक है। इसीलिए इस आयोग को इसी नाम से भी जाना जाता है और इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका काम विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से संबंधित शोध करना और इसकी समस्याओं का पता लगाना है और उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है इस संबंध में सुझाव देना। तो इसीलिए इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। और इस आयोग में 10 सदस्य थे, ये याद रखना। पिछली बार पेपर में आया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग में कितने सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे? 10 सदस्य थे, ठीक है, ये याद रखना। चलिए हम मेन देखेंगे। हम ज़्यादा होने की हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। राधाकृष्णन आयोग के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं पहले। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है क्योंकि इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था संरचना की जांच करना और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाना इसके संदर्भ में भारत सरकार को अवश्य सुझाव देना था, ठीक है। दूसरी बात है यह आयोग 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया था। चौथा है इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। कितने को? 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी भारत सरकार को, ठीक है, ये याद रखना। अगला है डॉक्टर राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे। अगला है इसीलिए इसे राधाकृष्णन आयोग के रूप में भी जाना जाता है। जांच के विषय में तत्कालीन विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और उनकी समस्याओं का पता लगाना, प्रशासन और वित्त के बारे में सुझाव देना, उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना, उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को बढ़ाना, विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों में उपस्थित अनुशासनहीनता का समाधान खोजना, शिक्षकों की नियुक्ति, वेतनमान और सेवा शर्तों के बारे में सुझाव देना, शिक्षा के माध्यम, अवधि और पाठ्यचर्या के बारे में सुझाव प्रस्तुत करना। अब देखिए राधाकृष्णन आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी। नंबर 1 है शिक्षा के लक्ष्य। नंबर 1 क्या है? शिक्षा के लक्ष्य। दूसरा है शिक्षण संकाय। तीसरा है शिक्षण का स्तर। चौथा है विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त। और पांचवा है विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन। छठा है पेशेवर शिक्षा और सातवां है धार्मिक शिक्षा। एक एक करके हम इनके बारे में शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले शिक्षा के लक्ष्य, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना। सबसे पहले है लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना, ठीक है। दूसरा है आत्म विकास के लिए प्रशिक्षण करना, ठीक है। आत्म विकास मतलब खुद का विकास करने के लिए प्रशिक्षण करना, ये प्रमुख लक्ष्य था राधाकृष्णन आयोग का, ठीक है। जब पहले हम खुद विकसित होंगे तभी हम आगे क्या है बढ़ सकते हैं और दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तीसरा है वर्तमान और साथ ही अतीत की समझ विकसित करना। चौथा है व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। व्यावसायिक, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा और पेशेवर शिक्षा, ठीक है।
5वें, अपनी सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए विद्यार्थियों को इससे परिचित कराना। ठीक है ना, हमें अपने विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, बाद में बच्चे क्या हैं, आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या है, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित कराना जरूरी है। दूसरा है शिक्षण संकाय, टीचिंग फैकल्टी। ठीक है, पहला है आयोग के अनुसार शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाए। ठीक है, आयोग के अनुसार शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाए। कौन कौन सी? नंबर 1 है प्रोफेसर, दूसरा है पाठक, तीसरा है व्याख्याता और चौथा है प्रशिक्षक। ठीक है, योग्यता के आधार पर ही एक श्रेणी से दूसरे में पदोन्नति की जाए। योग्यता के आधार पर, जैसी जिसकी योग्यता हो उस आधार पर ही एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में उसकी पदोन्नति की जाए। ठीक है, शिक्षकों को अध्ययन के लिए एक बार में 1 वर्ष का और संपूर्ण सेवाकाल में 3 वर्ष का अवकाश दिया जाना चाहिए। शिक्षकों के अध्ययन के लिए एक बार में 1 वर्ष का और संपूर्ण सेवाकाल में 3 वर्ष का अवकाश दिया जाना चाहिए। ठीक है, सेवा से अवकाश की उम्र 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी जाए। ये भी इसकी सिफारिश थी कि सेवा से सेवानिवृत्ति के टाइम 60 से 64 वर्ष की जाए। ठीक है, राधाकृष्ण का ही वो है। तीसरा आपका शिक्षण का स्तर। ठीक है, पहला है विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा है विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जो 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जो 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, मतलब 12 तक की पढ़ाई जो प्राप्त की, जिसमें कि वही स्नातक में भर्ती होगा। तीसरा है कार्य दिवसों की संख्या, एक साल में 180 परीक्षा के दिनों को छोड़ करके। ठीक है, कुल वहाँ उपस्थित होना चाहिए एक साल में 180 दिन कम से कम होना चाहिए, तभी वह क्या परीक्षा में बैठ सकता है। चौथा है अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। अध्ययन के किसी कोर्स के लिए भी पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। बच्चा जब बड़ा हो जाता है 12th के बाद, उसे अपनी समझ हो जाते हैं ना, वो आपसे सूझबूझ से काम कर सकता है। 5वें सायंकालीन कक्षाओं का आरंभ किया जाना चाहिए। अब देखते होंगे तुम कॉलेजों में, देखते होंगे तुम सुबह की भी क्लास चलते हैं, दिन में भी चलते हैं, शाम को भी चलते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे स्कूलों में तो सुबह सुबह चलते हैं, लेकिन जब कॉलेज में आ जाते हैं तो वहाँ क्या है, सायंकालीन कक्षाओं की भी व्यवस्था होती है। छठा है परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70, 55 और 40% होने चाहिए। परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी 70%, द्वितीय श्रेणी 55%, 55 और तृतीय श्रेणी 40%, 40% होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न चौथा है विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त। विश्वविद्यालय का प्रशासन और उसका वित्त। ठीक है, पहला है उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। राधाकृष्ण आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों की इसमें साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ठीक है, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए और केंद्र और राज्य सरकारों की इसमें साझी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। दूसरा है शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा। शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्यों में लागू करेगी। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि उच्च शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य किसका है, केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का है या किसका है? तो किसका है? केंद्र सरकार का है। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हो। अगला है विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। तीसरा देखिए, यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में नहीं दे रखा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव टू मेक पॉलिसीज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज इन दियर स्टेट। मतलब द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव ए मेक पॉलिसीज रिलेटेड, मतलब रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनानी चाहिए। इसको जो नीतियां हैं
एजुकेशन से रिलेटेड नीतियाँ बनाने के कार्य किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का। एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट, मतलब उन नियमों को, ठीक है, उन पॉलिसीज़ को क्या करना? इम्प्लीमेंट, मतलब उनको लागू करना किसका कार्य है? राज्य सरकार का, ठीक है। पांचवा देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन। विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन देखिए, कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए। कला, विज्ञान, व्यवसाय और तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालय में अलग अलग विभाग, अलग अलग फैकल्टी खोली जानी चाहिए। चौथा है, कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र संबद्ध कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। पाँचवा देखिए, इंडिपेंडेंट एफिलिएटेड कॉलेज शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल एंड टीचर ट्रेनिंग। मतलब जो कॉलेज हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेज, महाविद्यालय हैं, वह क्या है? कॉमर्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल और टीचर ट्रेनिंग के लिए समर्थ, मतलब स्वतंत्र है, ठीक है। इनको, इन कोर्सों को कराने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। पेशेवर शिक्षा देखिए, प्रोफेशनल एजुकेशन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इसे 6 श्रेणियों में बांटा है। पेशेवर शिक्षा को 6 श्रेणियों में बांटा है। पहला है शिक्षक शिक्षा, ठीक है, टीचर एजुकेशन। कृषि शिक्षा, तीसरा है वाणिज्य शिक्षा, चौथा है इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, पांचवा है चिकित्सा शिक्षा और छठा है कानूनी शिक्षा, ठीक है। अगला देखिए, धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा में देखिए, धार्मिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों में धार्मिक कट्टरता को खत्म करना और सभी धर्मों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना था। अगला है डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों को बुद्ध, कन्फ्यूशियस, सुकरात, यीशु, शंकर, मोहम्मद, कबीर, नानक, गांधी आदि विश्व के प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवन और उनके कार्यों के विषय में विद्यार्थियों को बताया जाना चाहिए। अगला है, डिग्री कोर्स के दूसरे वर्ष में विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से सार्वभौमिक महत्व के कुछ चुने हुए भाग पढ़ाए जाने चाहिए। और डिग्री कोर्स के तीसरे वर्ष में धर्म दर्शन की मुख्य समस्याएं पढ़ाई जानी चाहिए। अब अगला, उच्च शिक्षा का माध्यम। उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? उच्च विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। अगला, परीक्षाएं, एग्जामिनेशन कैसे होनी चाहिए? आयोग ने विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली को सबसे अधिक दोषपूर्ण पाया और इस संबंध में सुझाव दिए। 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा 3 वर्ष पश्चात न लेकर प्रत्येक वर्ष के अंत में ली जानी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रगति परीक्षाओं का सेट तैयार किया जाना चाहिए। परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70, 55 और 40% होने चाहिए, ठीक है। प्रथम श्रेणी 70%, द्वितीय श्रेणी 55% और तृतीय श्रेणी 40% होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं की रियायती अंक देने की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। अगला है विद्यार्थी कल्याण और उनकी गतिविधियाँ। विद्यार्थी कल्याण और उनकी गतिविधियाँ, पहला है, सभी विश्वविद्यालयों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा है, गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला है, 2 वर्ष की शारीरिक शिक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। चौथा है, सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। अगला है, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ का गठन होना चाहिए, लेकिन इसे राजनीति से दूर रखना चाहिए। अगला है, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए ताकि छात्र कल्याण कार्यक्रमों को तैयार और कार्यान्वित किया जा सके। अगला है, विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के लिए खेल के मैदानों और व्यायामशालाओं की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, व्यायाम जरूरी है, जिससे हमारा क्या शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ क्या है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए हमें हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अगला है, स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन। महिला शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह प्रबंध, घरेलू अर्थशास्त्र और पोषण शामिल होना चाहिए।
महिला शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह प्रबंधन, घरेलू अर्थशास्त्र और पोषण शामिल होना चाहिए। बहुत बढ़िया। महिलाओं की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें अच्छी माँ और अच्छी गृहिणी बनाना होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये राधाकृष्ण आयोग का बहुत अच्छा वो है। 12वां ग्रामीण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय। ठीक है, रूरल। पहला क्या, ग्रामीण शिक्षा के उद्देश्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालयों को स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा, एक ग्रामीण महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 2500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, महाविद्यालयों में 300 से ज़्यादा और विश्वविद्यालयों में 2500 से ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, ग्रामीण विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब देखिए, राधाकृष्ण आयोग का प्रभाव, इस कमीशन का प्रभाव का क्या, इम्पैक्ट ऑन राधाकृष्णन कमीशन। ठीक है, राधाकृष्ण आयोग का प्रभाव क्या पड़ा है। 1953 में यूजीसी का गठन हुआ और 1956 में उच्च शिक्षा के उत्थान के लिए इसे स्वायत्त दर्जा दिया गया। 1954 में सरकार ने एक ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना की और ग्रामीण शिक्षा का आयोजन करने की जिम्मेदारी दी। इस आयोग के सुझाव पर कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और शिक्षक प्रशिक्षण के स्वतंत्र महाविद्यालयों की स्थापना हुई। इस आयोग के सुझाव पर अधिकांश विश्वविद्यालयों ने 3 वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम, 2 वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और अनुसंधान के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की शुरुआत की। ठीक है, और लास्ट है, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एनसीसी 1948 और एनएसएस 1969 की शुरुआत की गई। तो एनसीसी और एनएसएस की शुरुआत कहाँ से हुई, राधाकृष्ण आयोग से हुई, जो कि हमारा क्या है, सबसे पहला शिक्षा आयोग है। तो साथियों, ये था राधाकृष्ण आयोग। तो हमने एक दिन में एक टॉपिक करना है और उसके दूसरे दिन इस टॉपिक से रिलेटेड हम प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए इस टॉपिक यहीं पे पूरा हुआ। वैसे तो इस राधाकृष्ण आयोग में बहुत सारा है, लेकिन क्या है, हमें मेन देखना है, परीक्षा से रिलेटेड हमें देखना है। हमने अभी सिर्फ क्या, हमें परीक्षा पास करनी है ना, इससे विस्तृत हम बाद में पढ़ सकते हैं इससे जानकारी लेने के लिए, लेकिन हमें अभी परीक्षा की तैयारी, परीक्षा को देखते हुए हमने परीक्षा की तैयारी करनी है। तो हमें सिर्फ अभी क्या है, परीक्षा के लिए ही पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।